नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगे रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। बिहार में विशेष निगरानी इकाई की टीम की लगातार कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। निगरानी की टीम ने एक दिन पहले ही सिवान के महाराजागंज के DCLR को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और एक बार फिर निगरानी विभाग बड़ी कार्रवाई से पुलिस प्रशासन के बीच हड़कंप मचा दिया है। इस बार निगरानी की टीम ने मुजफ्फरपुर में एक दरोगा को ट्रैक कर लिया है। बुधवार को सवाईपट्टी थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर सुमन झा को निगरानी विभाग की टीम ने 11,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है। सुमन झा वर्तमान में सवाईपट्टी थाना में पोस्टेड है। सवाईपट्टी थाना क्षेत्र के टिगरारी गांव निवासी पवन कुमार का अपने चाचा रघुनाथ प्रसाद से जमीनी विवाद 2014 से चल रहा है, जिसमें रघुनाथ प्रसाद ने विवादित जमीन पर घर बना रहे थे। जमीन पर निर्माण कार्य रोकने के लिए 144 और 163 लगाने के बदले सुमन झा के द्वारा 11,000 रुपए रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया था। इस संबंध में उनके द्वारा 9 अगस्त को निगरानी विभाग में सूचना दी गई थी। जांच के दौरान सूचना सही पाई गई। सत्यापन के तत्पश्चात सुमन झा को रंगे हाथों पकड़ने के लिए निगरानी विभाग की टीम ने जाल बिछाया था, जिसमें सुमन झा बुधवार की शाम लगभग 7 बजे पवन से घूस की रकम वसूलने अपने बुलेट बाइक से पहुंचे। जैसे ही सुमन झा ने पवन से घूस की रकम ली, वैसे ही निगरानी की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। पहले तो सुमन झा ने निगरानी की टीम को पुलिसिया धौंस दिखाई, पर खुद को निगरानी की टीम के जाल में फंसते देख माफी मांगने लगे। पूरे मामले को लेकर निगरानी DSP श्याम बाबू प्रसाद ने बताया कि दरोगा को पैसे लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उन्हें पटना ले जाया जा रहा है। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दरोगा सुमन झा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। बता दें कि दरोगा सुमन झा इससे पहले अहियापुर थाने में तैनात थे। उसके बाद वो SKMCH OP में बतौर थानेदार थे। मेडिकल OP प्रभारी रहते हुए सुमन झा पर कई आरोप भी लगाए गए थे। इसके बाद मुजफ्फरपुर के तत्कालीन SSP जयंतकांत ने उनका सवाईपट्टी थाने में पोस्टिंग कर दिया था। क्या कार्रवाई है सर? पवन कुमार हैं टिगरारी के। उनका ज़मीन का खेसरा संख्या 650 और 448 में 144 की कार्रवाई हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा एक जांच हेतु भेजा गया था थाना सवाईपट्टी को, जिसका जांच जो है सुमन झा जी SI कर रहे थे। उसी में जो है इनके जो आवेदन के आलोक में जो उनको जांच प्रतिवेदन समर्पित करना था, उसी के आलोक में परिवादी पवन कुमार जी से 11,000 रुपये की रिश्वत की मांग वो कर रहे थे कि दीजिएगा तो हम आपका काम करेंगे, जिसके संबंध में उन्होंने शिकायत पटना स्थित निगरानी ब्यूरो को की गई, जिसका सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में उनके द्वारा रिश्वत की मांग सही पाई गई थी, जिस आलोक में आज उनको जो है परिवादी से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ बनघरा बाजार से आगे रोड पर उनको गिरफ्तार किया गया है। पवन कुमार ने इस संदर्भ में निगरानी ब्यूरो को 9/8/24 को आवेदन दिया था। ठीक है, इस बीच में इनका सत्यापन कराया गया और इनको सत्यापन जो कराया गया, फिर उनके द्वारा कहा गया कि आके हमसे मिलो, हमारा काम हम कर देंगे। ठीक है, आज ही मिलने गए थे और इसी मिलने के दौरान इनके सामने ये इनसे भेंट हुई और अपना परिवादी अपनी बात रखे तो बोले कि तुमको तो पहले ही बोले हो कि पैसा जो तुम्हारा 11,000 रुपया हम कह रहे थे उतना तुम दोगे तो काम कर देंगे। ठीक है, यही आरोप है। इसी आरोप में इनकी गिरफ्तारी की गई है। लेने के लिए सर पहुंचे थे आज? पैसा का जो मांग किया गया था ना, तो आज अपना व्यवस्था करके परिवादी उनसे मिलने गए थे। हम लोगों को बोले थे कि सर आज हमको मिलना है, हमको बुलाया गया है। परिवादी अपना काम का बात किए, वो पैसा मांगे, फिर हम लोगों को बताया गया कि पैसा वो लिए हैं। हम लोग उसमें उनका फिर आगे जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है, तलाशी होती है, सब हम लोग किए उनके पास ही मिला। कहाँ से गिरफ्तार की गई? बनघरा बाजार और के थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर आगे और करचौलिया चौक के पहले सवाईपट्टी थाना क्षेत्र। जी सर। यूपी के बाद अब मुजफ्फरपुर में भेड़ियों का आतंक देखने को मिला है, जहां एक ही दिन में तकरीबन 10 लोगों को भेड़ियों ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना मुसहरी प्रखंड के शेरपुर पंचायत का है,
जहां अचानक से बुधवार को भेड़ियों ने एक के बाद एक कई लोगों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसके बाद लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल है। बच्चे भेड़ियों के डर से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो वहीं महिला अब न तो अपने मवेशियों को लेकर बाहर निकल रही है और न ही मवेशियों के लिए चारा लाने के लिए घर से बाहर निकलने को तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ अब पंचायत के लोग अपने और अपने बच्चों को भेड़ियों के आतंक से सुरक्षित रखने के लिए हाथ में डंडे उठा लिए हैं। वहीं मामले में स्थानीय ब्रजभूषण चौधरी उर्फ मुन्ना चौधरी ने बताया कि पहले यहां भेड़िए नहीं थे, लेकिन अचानक गुरुवार को दर्जनों भेड़िए एक के बाद एक कई लोगों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। इसके बाद पूरे गांव के लोगों के बीच दहशत का माहौल है। इधर पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि गांव में भेड़िया का आतंक नहीं है, यह सिर्फ एक अफवाह है। उन्होंने सियार को काटने का आशंका जाहिर की है। फिलहाल वन विभाग की टीम इस पर काम कर रही है। हमारे पंचायत के वार्ड नंबर 10 में मतलब 2 दिनों से भेड़िया का जो है प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। छोटे बच्चे और माताओं को, महिलाओं को, बहन को, मतलब ये जो भेड़िया है 10-15 भेड़िया कहीं से हमें लगता है कि हाईवे पे कोई ट्रक से छोड़ दिया है, जो इस तरीके से गांव में घूमते हैं। जो महिलाएं, माताएं जाती हैं बकरी वगैरह लेकर के या फिर कुछ लकड़ी वगैरह चुनने के लिए, तो उस पे ऊपर अटैक करता है। लगभग कितने आदमी जख्मी हैं? 7 से 8 लोग जख्मी हैं। इसके लिए हम लोग डीएम साहब को भी अवगत कराए हैं और सदर थाना को भी बताया गया है। हमारे माननीय समिति जी हैं मुन्ना भैया, उनके द्वारा, और वन विभाग को भी मैटर दिया गया है कि शूटर को भेजा जाए और उसको पकड़ा जाए और जिस तरीके से हो इसको सुरक्षा। किस गांव का मामला है पूरा? ये हसनचक बंगरा सेठपुर पंचायत का वार्ड नंबर 10, 11, 8 में भी प्रकोप है। सुबह में एक माता जी को काट लिया, 9 में भी है, कुछ महिलाओं को 9 में। पूरे पंचायत में दहशत है। बच्चे जो हैं सो डरे हुए हैं, स्कूल जाना बंद हो गया है। सभी माताएं परेशान हैं, डरी हुई हैं। आग्रह है सरकार से कि इसकी जल्द से जल्द सुरक्षा दी जाए। 10-12 आदमी घायल हो गए हैं। कैसे घायल हुए हैं? तो गिद्दर काटने के कारण, भेड़िया काटने के कारण घायल हो गए हैं। तो रेड क्रॉस की तरफ से हम लोग आए हुए हैं बच्चा को ट्रीटमेंट करने। सभी लोग का इलाज हो गया जी? कुछ लोग को बचा हुआ है, कुछ लोग बचे हुए हैं और लोग को हुए हैं, आ रहे हैं कुछ लोग, उनका भी ट्रीटमेंट होगा। डेंजर पोजीशन हो गया है। कितना लोग जख्मी हुआ है इसमें? 10 से 11 लोग। उनका उपचार कहीं हो रहा है? उपचार के लिए सदर हॉस्पिटल और मेडिकल से कांटेक्ट किए थे हमारे सरपंच साहब हम लोग, लेकिन वहाँ से कोई टीम नहीं आ पाया। तो फिर रेड क्रॉस से उदय शंकर प्रसाद सिंह सचिव हैं, उनसे बोला गया तो वो अपना एम्बुलेंस और पूरा टीम के साथ यहाँ कैंपेनिंग हो रहा है और अच्छा से इलाज जो है कराया जा रहा है। कुल कितने लोग जख्मी है इसमें? 12 से 13 आदमी हैं। अच्छा, 12 से 13 आदमी हैं। तो इनके क्या भेड़ियों के लिए किसी को अधिकारी को बोला गया है क्या? वन विभाग से हम लोग बात किए थे, वो लोग बोले हैं कि शाम तक हम इस पर एक्शन लेंगे और देखिए हम लोग यही उम्मीद में हैं। कोई लोग पहुंचा कि नहीं अभी वन विभाग? कोई नहीं आया है, पूरा गांव दहशत में है। क्या नाम होगा? मेरा नाम ब्रजभूषण चौधरी। हमको एक परिचित आदमी के द्वारा फोन आया कि बंगड़ा हसनचक के गांव है जहां पर एक रितेश जी की मदर को काटा है और उसका फोटो भी लिया है। तो तुरंत हम फोटो मंगाए तो उसको हमने कंफर्म किया कि वो गोल्डन जेकल, जो कैनिस ऑरियस कहते हैं, ये कुत्ते की प्रजाति का जानवर होता है। ये वही जानवर है और ये जानवर प्रायः मानव आबादी से दूर रहता है, सुनसान इलाके में रहता है। शाम के वक्त निकलता है, सुबह में सूरज निकलने से पहले फिर अपने घर को चला जाता है। ये गांव घर में इसको हम लोग गिदर भी बोलते हैं, सियार बोलते हैं। ये भेड़िया नहीं है, कन्फर्म है कि ये भेड़िया नहीं है। लोग अफवाह, डर के चक्कर में खुद एक दुर्घटना हो जाती है। लोगों से यही अपील है कि भेड़िया का अफवाह न समझे। ये गोल्डन जेकल है। इससे पहले भी एक इसी टेरिटरी में एक गोल्डन जेकल हमने पकड़ा था, घर में बंद हो गया था। तो ये गोल्डन जेकल कॉमन है और
इससे डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग उसको पकड़ने के लिए 3 जगह संभावित जगह पर उसका जो पग मार्क होता है उसको देखकर पिंजरा लगाया है। उम्मीद है कि उसमें वो आ जाएगा। ये प्रायः मुर्गी फार्म वगैरह जहाँ पर रहता है उस इलाके में ये अपना अड्डा बना के रखता है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के कैमरा लुटेरा गैंग का खुलासा किया है। यह लुटेरा गैंग पहले फोन करके महंगे कैमरे को बुक करवाता था। उसके बाद जैसे ही कैमरामैन कैमरा लेकर बताए हुए जगह पर पहुंचा, उससे पहले ही रास्ते में पूरा महंगा कैमरा सेट को अपराधियों के द्वारा लूट लिया गया। दरअसल मधुबनी जिले के गढ़िया मारीपुर निवासी शादी विवाह में फोटोग्राफी करने वाले युवक आकाश कुमार को एक नंबर से कॉल कर शादी की सालगिरह में काम करने के लिए ड्रोन समेत 4 कैमरे को बुक कराया गया। आकाश अपना 7 लाख का कैमरा सेट लेकर जैसे ही साहिबगंज इलाके में पहुंचा, बुकिंग करने वाले अपराधियों ने रास्ते में ही आकाश से मारपीट कर उसका कैमरा सेट, मोबाइल और बाइक को लूट लिया। इसके बाद आकाश ने साहिबगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन ने थानेदार सिकंदर कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें डीआईयू भी टीम शामिल रही। पुलिस के द्वारा अपराधियों का लोकेशन ट्रैक कर पूर्वी चंपारण के पिपरा और चकिया थाना क्षेत्र से 5 अपराधियों को लूटे हुए कैमरे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान पूर्वी चंपारण के नगरगांवा निवासी अमन कुमार, सिघेरवा के रजनीश कुमार, सिरसिया के छोटू कुमार, चकिया के आकाश उर्फ सत्यम और कल्याणपुर का रोहित कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इन सभी के पास से एक ड्रोन कैमरा, एक वीडियोग्राफी कैमरा, 2 DSLR कैमरा और लूटी गई मोबाइल को बरामद कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड छोटू कुमार है, जो प्लानिंग के तहत कैमरामैन को बुकिंग के नाम पर बुलाता है। उसके बाद रास्ते में ही उसका कैमरा और महंगा सामान लूटकर फरार हो जाता है। साहिबगंज थाने में दिनांक 7 अगस्त को एक घटना हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक आकाश कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो फोटोग्राफी का अपना काम करते हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम करते हैं शादियों में, अलग अलग फंक्शंस में। उनको कॉल करके बुलाया गया कि हमें शादी के लिए शूटिंग करनी है और आपके हमें ड्रोन कैमरा, DCLR कैमरा और अलग अलग तरह के कैमरों की ज़रूरत है। ये व्यक्ति ये रहने वाले हैं चकिया के। ये वहाँ से जाकर के और साहिबगंज में इनको बुलाया और जैसे जब घटनास्थल पे पहुँचे जहाँ पर इनके साथ में घटना हुई थी, पहुँचने के बाद में वहाँ पर ऑलरेडी 5-6-7 लोग मौजूद थे। उनके द्वारा इनके साथ में जो भी इनका सामान था, जैसे इनका बहुत ही हाई क्वालिटी ड्रोन कैमरा था, DCLR कैमरा था, एक वीडियोग्राफी कैमरा था, मोबाइल थे और बाइक थी, ये सबको लूट लिया गया। लूट करके फ़रार हो गए। तो हम लोग के द्वारा इसमें FIR दर्ज किया गया। FIR दर्ज करने के बाद में टीम का गठन किया गया SDPO सरैया के नेतृत्व में, और इसमें DIU की टीम और SHO साहिबगंज और इनकी जो सब डिवीज़न की बाकी टीम भी शामिल थी। सब लोग लगातार इसमें काम कर रहे थे और उसी क्रम में हम लोगों को इसमें टेक्निकल और मैनुअल इनपुट में पता लगा था कि इस गैंग के पीछे जो लोग हैं उसमें मास्टरमाइंड छोटू है। ये चकिया का रहने वाला है और इसके साथ में इसकी गैंग के और 4-5 लोग हैं जो लोग मिलकर के इस घटना को कारित किए हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने कल रात में इनको पिपरा थाना और चकिया थाने से गिरफ्तारी की है और गिरफ्तारी में हम लोगों ने एक अमन कुमार, रजनीश, छोटू, आकाश और रोहित, इन 5 की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है और जितना भी सामान था, लूटा हुआ सामान, सारा हम लोगों ने बरामद किया है। इस पूरे सामान की कीमत लगभग 7 से 8 लाख रुपए है और ये इस सारे सामान को लूटते थे, लूट करके और फिर जगह जगह पर सस्ते दाम में बेच देते थे। इसमें ये जो व्यक्ति है छोटू कुमार, ये पूर्व में भी जेल जा चुका है और चकिया थाना में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है और बाकी लोगों का हम लोग आपराधिक इतिहास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या और भी कोई चीज़ों को ये लोग चोरी किया करते थे या और भी किसी तरह की घटनाओं? अभी तक जैसा इनपुट मिला है और जैसा इन लोगों से बात में भी ये चीज़ सामने आई है कि ये और भी 2-3 जगह पे भी इस तरह की घटना किए हैं। तो हम लोग संबंधित थानों से हम लोग संपर्क करके और इनका आपराधिक इतिहास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो चोरी का सामान है उसको कहाँ पे और किस तरह से ये लोग छुपाते हैं? ये लोग अपने पास ही रखता था और जैसे कोई कस्टमर मिलता था, कोई वीडियोग्राफी वाला ही कोई कस्टमर मिल गया या फिर कोई और आदमी मिल गया जो फोटोग्राफी का काम करता है, तो उसको बहुत ही सस्ते दाम में बेच देते थे। मुजफ्फरपुर के
घोड़िया बाजार जेनिथ पेट्रोल पंप गली के रहने वाले शुभम कुमार ने जुरन छपरा के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनायक गौतम पर शराब के नशे में मारपीट एवं दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। शुभम कुमार ने बताया कि वे बुधवार की शाम डॉक्टर विनायक गौतम के क्लिनिक पर पत्नी का अल्ट्रासाउंड करवाने गए थे। इस दौरान डॉक्टर ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर उनकी पत्नी और उनके साथ मारपीट कर दुर्व्यवहार किया, जिसको लेकर शुभम कुमार ने ब्रह्मपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। कल डॉक्टर विनायक गौतम के यहाँ मैं अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराने गया था लेवल 2 का, ठीक है ना। मेरा उनके यहाँ प्रॉपर नंबर लगा हुआ था। 10 बजे में मेरा स्टाफ जाके उनके यहाँ नंबर लगाया था। 6 बजे का मेरा उनके यहाँ नंबर था। शाम में मेरी पत्नी और मेरी सासू माँ उनके यहाँ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करने का मेरी पत्नी का थोड़ा क्रिटिकल केस था, तो वो बोले जो आप लोग बैठिए, आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। 40-50 मिनट बाद वो पूर्ण नशे के हालत में थे, ठीक है। आए, वो हमको अपने कंपाउंडर से अपने क्लिनिक के पीछे बुलाए और बुला के पूर्वाग्रह से कुछ बात था, उस बात का चर्चा करके गाली गलौज करने लगे। हमसे हाथापाई किए, वो और उनका ड्राइवर मोहन, ठीक है। मेरे साथ वो मोहन को बार बार कर रहे थे, उनका ड्राइवर था, नाम ले रहे थे वो, उनका मोहन हमारे साथ हाथापाई किया। पिस्टल निकाल के हमको सटा दिए, जान मारने का धमकी दिए। हमको चोट लगा है, मेरे सर में चोट है, मेरी वाइफ जख्मी है, बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है। उसके बाद हमारा ड्राइवर जब मेरा मोबाइल तोड़ दिए, जब हम फ़ोन करने लगे अपने घर के समाज के इनको, तो मेरा मोबाइल मार के हाथ को तोड़ दिए, ठीक है ना। फिर मेरा ड्राइवर सभी लोगों को फ़ोन किया, मेरे पिताजी लोग आए, उनसे भी वो बदतमीजी किए, ठीक है। डॉक्टर विनायक गौतम ये सारा प्रकरण करने के दरमियान पूर्ण नशे में थे, ठीक है, पूर्ण एकदम नशे में थे और इस चीज़ को घटना की। आखिर आप ही से विवाद क्यों हुआ, क्या करा? हमारे परिवार से उनका पूर्व में रिलेशन था, हमारे परिवार से नहीं, हमारी मतलब ससुराल पक्ष के परिवार से उनका पूर्व में रिलेशन था, जो रिलेशन अब बिगड़ा हो गया। उसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वो ऐसा किया। आप आरोप जो लगा रहे हैं कि आप दूसरे किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बात बताते हैं, डॉक्टर विनायक गौतम हमको कल रात से या उनके पिताजी हमको बहुत माध्यम से कंप्रोमाइज करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है ना। वो हमको बोल रहे थे कि ये शहर मेरे बाप का है, हम जो चाहेंगे पैसे के बदौलत कर लेंगे, ठीक है ना। तो डॉक्टर विनायक गौतम के क्लिनिक में पूरा CCTV कैमरा लगा हुआ था। वो जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो भी बोला जा रहा है, आप लोग के माध्यम से हम यही कहेंगे कि कोई भी पुलिस या आप लोग मीडिया के लोग, कोई भी लोग उस CCTV को निष्पक्ष देख लिया जाए, सारा घटना आप लोग को निष्पक्ष सामने में आ जाएगा। इधर अपने ऊपर लगे आरोप को डॉक्टर विनायक गौतम ने सिरे से खारिज कर दिया है। डॉक्टर गौतम ने बताया कि वे तिरहुत स्नातक क्षेत्र से MLC का चुनाव लड़ रहे हैं, इसी वजह से उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। डॉक्टर गौतम ने बताया कि शुभम कुमार अपनी पत्नी का लिंग जांच का अल्ट्रासाउंड करवाने क्लिनिक पर पहुंचे थे। मना करने पर खुद मारपीट पर उतारू हो गए। उन्होंने कहा कि शुभम कुमार अगर सच बोल रहे हैं तो उनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवा लिया जाए। मामला सच निकला तो वह 51 करोड़ का इनाम और डॉक्टरी के साथ राजनीति से भी हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इधर डॉक्टर विनायक गौतम ने भी ब्रह्मपुरा थाने में शुभम कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल दोनों मामले की पुलिस जांच कर रही है। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने लगाया है कि 4 तारीख को जो शाम में 7 बजे अल्ट्रासाउंड हुआ है, तो उसमें मैं नशे में चूर था। तो इसके एविडेंस में मैंने उसी दिन 11 बजे के, उसी रात में 11 बजे के लगभग में मैं ब्रह्मपुरा थाना गया और वहाँ पर जो अल्कोहल माउथ एनालाइज़र टेस्ट होता है उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया। वहाँ मशीन ख़राब थी, फिर मैं काजी मोहम्मदपुर गया थाना, वहाँ भी ख़राब था। फिर मैं उत्पाद विभाग गया और अल्टीमेटली 12:35 पर अप्रॉक्सीमेटली उसी समय में मैंने अपना जांच कराया, जिसमें 0/00 हमारा अल्कोहल लेवल आया, यानी कि मैंने दारू नहीं पिया हुआ था, मैं नशे में नहीं था। तो ये FIR ही एक तरह से फर्जी है, क्योंकि अगर मैं दारू लिया होता तो विदिन 7 बजे के बाद में अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटा हुआ, तो 5 साढ़े 5 घंटे के अंदर में 0 लेवल कभी भी नहीं आ सकता है। ये किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल से आप एडवाइस ले सकते हैं। तो पहला इनका बुनियाद कि मैं दारू के नशे में था, ये गलत। दूसरी चीज़ है कि उन्होंने कहा है कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आया था और जो कि उनकी वाइफ का हालत क्रिटिकल था। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जो होता है वो एक विशेष जांच होती है, जिसमें सिर्फ बच्चे का ऑर्गन्स और जितने भी लिम्स हैं, फिंगर्स हैं, टोज़ हैं, नोज़ है, सारे ऑर्गन्स जितने भी हैं वो सारे के सारे, ब्रेन है, वेंट्रिकल्स है, हार्ट है, ये सारे स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं
कि ये सब सही है कि नहीं है, कोई कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है। तो इट इज़ एक्चुअली में लेवल 2 इज़ कंजेनाइटल एनोमली स्कैन, यानी कि पैदाइशी कोई बीमारी तो नहीं है, इसकी जांच होती है। तो ये कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं हुआ, ये एक रूटीन एग्जामिनेशन होता है, तो उनकी हालत क्रिटिकल नहीं थी। सो ये भी फैक्ट बताना कि ये मिसगाइड करना हुआ कि उनकी वाइफ का हालत ख़राब था। तीसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड उनका जो है वो उनकी वाइफ अंदर आई थी और उनके मदर इन लॉ अंदर में आए थे। तो जब अल्ट्रासाउंड लेवल 2 हुआ उस दौरान भी ये लोग सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते रहे, जिसके लिए मैंने इन्हें डांट करके और ये थ्रेटनिंग देते हुए कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो PNDT के तहत नहीं आता है और इसके लिए आपको कानूनी सज़ा हो जाएगी अगर आप इसको परसिस्ट करेंगे। फिर भी वो रूम नहीं छोड़ना चाहते थे, तो मैंने उनको एक तरह से स्ट्रिक्टली गेट आउट करते हुए मैंने वहाँ से भगा दिया था। तो लिंग जांच के लिए आए थे वो। इस चीज़ का प्रमाण आप ये अपने ये जो उद्धव जी से भी आप पूछ सकते हैं। उद्धव जी जो महिंद्रा शोरूम के मालिक हैं, वो बाई चांस उस समय में अपनी भाभी का अल्ट्रासाउंड कराने आए थे और वो वहाँ पर उपस्थित थे। प्लस उसके अलावा बहुत सारे मरीज भी थे कि मैं इससे पहले 20 साल के कैरियर में किसी ने मुझ पर कोई एलिगेशन नहीं लगाया, सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगाया है। तो मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा कि मैं अपने तरफ से घोषणा करता हूँ कि मैं जो बड़ी राशि हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ 51 नंबर शुभ होता है, तो इसलिए मैं 51 करोड़ का एक अमाउंट इनको ऑफ़र करता हूँ। ये 51 करोड़ का अमाउंट ऑफ़र करता हूँ कि आप अपना ये जो जांच होता है, क्या बोलते हैं उसको, जांच जो लाइट डिटेक्टर पॉलीग्राफिक एग्जामिनेशन, पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाओ और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा करके आप ये उसमें आप सिर्फ 2 चीज़ पॉइंट्स को प्रूव करो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए आप आए थे, हाँ या ना, पॉलीग्राफिक टेस्ट में हाँ बुलवाओ या ना बुलवाओ। और दूसरा चीज़ कि आपकी वाइफ का सेक्सुअल असॉल्ट वाकई में हुआ है या नहीं हुआ है। ये 2 पॉइंट में अगर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और दूसरा चीज़ की सेक्स डिटर्मिनेशन की बात उन्होंने नहीं की, तो मैं 51 करोड़ देता हूँ और मैं अपना चिकित्सा और राजनीति से मैं संन्यास लेता हूँ। इसके साथ इससे बड़ा मैं वर्ड नहीं बोल सकता हूँ और 51 करोड़ रुपये भी देता हूँ। लेकिन अगर ये नहीं साबित कर सकते हैं और ये अगर अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए एग्री नहीं करते हैं और जो सारे फैक्ट्स दिख रहे हैं, तो प्रशासन से ये रिक्वेस्ट होगा कि इससे पहले भी मैंने कंप्लेन किया है, SDM पूर्वी के यहाँ पर कंप्लेन किया था कि इस आदमी का आपराधिक चरित्र है, ये मुझे थ्रेटनिंग दे रहा है, ये बार बार ये अपराधियों का मुझे संरक्षण का बात कर रहा है और मुझसे एक्सटॉर्शन की बात कर रहा है। मैंने 27/6/2024 को मैंने कंप्लेन भी किया था इसका। 3 सूत्री मांगों के समर्थन में भूमाफिया भगाओ अस्पताल बचाओ जन संघर्ष समिति सरैया के बैनर तले गुरुवार को मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी के समक्ष सैकड़ों की संख्या में सामाजिक लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सर्वप्रथम खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय परिसर पहुंचा। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए शशिकांत सिंह ने कहा कि सरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 4 दीवारी एवं शौचालय तोड़कर भूमाफियाओं द्वारा अस्पताल की 62 फीट जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। गलत मापी कर भूमाफियाओं को फायदा दिलाने की कोशिश की गई। इसी के खिलाफ आज माफिया भगाओ अस्पताल बचाओ जनसंघर्ष समिति सरैया के बैनर तले लोगों ने विमोक्ष प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को स्मारक पत्र सौंपा है। प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिहार में ये पहला बार देखा गया है कि हॉस्पिटल की ज़मीन, स्कूल की ज़मीन दखल किया जा रहा है भूमाफियाओं द्वारा। मुजफ्फरपुर शहर में भूमाफियाओं द्वारा दखल किया गया, यहाँ की ज़मीन समाप्त हो गया। तो ये लोग देहात की तरफ, प्रखंड मुख्यालय की तरफ जाकर और ये ज़मीन, सरकारी ज़मीन को दखल कर रहे हैं। हमारे लोकसभा चुनाव के पहले ये सरैया हॉस्पिटल की 62 फीट ज़मीन को सरैया के भूस्वामी और भूस्वामी आशुतोष शाही, विश्वमूर्ति शाही, ये अपनी ज़मीन को एक बहुत बड़े भूमाफिया से सौदा कर लिए और वो भूस्वामी जो है भूमाफिया ये ज़मीन को बेचना चाह रहे हैं। उसमें जाने के लिए जगह नहीं है,
तो ये हॉस्पिटल की 62 फीट ज़मीन को ये लोग दखल करना शुरू कर दिए हैं। अभी तक दखल किए हुए हैं। इसका सरैया प्रखंड के जो ACUCI कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, वो 2 मार्च में ये बाउंड्रीवाल और बाउंड्रीवाल के अंदर में शौचालय को तोड़ा गया, जबकि सादिकपुर जो गांव है बाजार, वो 22 जरीब का गांव बाजार है। वो मणिपुर सिवान से मोहम्मदपुर सिवान के बीच सादिकपुर है, 22 जरीब है ज़मीन, और 22 जरीब में 22 फीट ज़मीन बेची है। नक्शा किससे ज़मीन बेची है? तो सरकारी हॉस्पिटल को वहीं से बराबर कीजिएगा तो 4 जरीब में 4 फीट बढ़ना चाहिए। तो बढ़ने की जगह पर 264 की जगह पर 268 फीट हो जाएगा। 68 की जगह पर 242 मिला है। मिलेगा तो क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन DM साहब नहीं थे, ADM साहब से हम लोग मिले हैं। ADM साहब कहे हैं कि सब पर कार्रवाई होगा, माने सभी लोग फिर से नापी हम लोग करवाएंगे और कार्रवाई होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, किसान सभा एवं खेत मजदूर यूनियन मुजफ्फरपुर ने संयुक्त रूप से गुरुवार को जिलाधिकारी के समक्ष जन प्रदर्शन किया। मौके पर जिला सचिव अब्दुल गफ्फार ने कहा कि 13 सूत्री मांगों को लेकर पार्टी ने सूबे के सभी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। उन्होंने मांग किया कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सहित सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने की गारंटी दिया जाए। महंगाई पर रोक लगाओ। तीसरा, 65% आरक्षण की गारंटी करो। चौथा, राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी रिक्त पदों पर बहाली करो। सभी बेरोजगार युवकों को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दो। 5वीं मांग है कि दलित पर अत्याचार बंद करो। 6ठी मांग है कि महिला अत्याचार पर रोक लगाओ। उन्होंने कहा कि मांगों पर विचार नहीं होता है तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज हमारा पूरे राज्य भर में 13 सूत्री मांगों को लेकर राज्य के सभी DM के यहाँ हमारा प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें 13 सूत्री मांग है, जिसमें 1 नंबर में है दलित शोषण मुक्ति मंच। दलित शोषण के खिलाफ आप देख रहे हैं जो हर दिन दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, और हमारे छोटी छोटी जो बच्चियां हैं उसके साथ रेप करके उसको जान भी मार दे रहा है। ये भी हमारा 1 नंबर में मुद्दा है। दूसरे नंबर हमारे साथी बताए हैं, बस एक सर्वे वाला में, ये सर्वे वाला में कितना धांधली है, वो धांधली बंद हो और तब जाके यह सर्वे करावे, नहीं तो सर्वे को मैंने और आगे डेट बढ़ा ले 6 महीना साल भर के लिए। इतना ही नहीं, सभी दलितों को, सभी भूमिहीनों को 10 डिसमिल ज़मीन हमारी पार्टी मांग करती है, जो घर बनाने के लिए, बसने के लिए उस 10 डिसमिल ज़मीन सरकार मुहैया करावे। और हम मांग करते हैं पार्टी की ओर से, जो भी दलित बसा हुआ है जिला के किसी भी कोना में, वह पोखर के भिंडा में बसा हुआ है, रोड की छाड़ में बसा हुआ है, परती में बसा हुआ है, जहाँ भी बसा हुआ है, सरकार अतिक्रमण के नाम पर उसको उजाड़ने का काम कर रहा है। हमारा कहना है इस परिस्थिति में उसको क्या कहते हैं, सर्वे कैसे होगा जब उसको कागजात नहीं है। जब कागजात नहीं है तो कैसे सर्वे होगा? हमारी मांग है जो उसको बास्केट पर्चा दे के व्याप्ता रसीद काट करके और वैसे लोगों को उसके नाम से सर्वे किया जाए। मुजफ्फरपुर सिटी जल्द ही स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील होने वाला है। यहाँ के लोग अब स्मार्ट जीवन जिएंगे, सुविधाएं भी स्मार्ट होंगी। लेकिन इस दौर में भी मुजफ्फरपुर के बालूघाट दीपनगर वार्ड 16 के निवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। वजह, जिम्मेदार लोग मुखदर्शक बन तमाशा देख रहे हैं। विगत 15 वर्षों से यहाँ के लोग गंदे पानी से होकर रोजाना गुजरते हैं। वजह, नाली का सही तरीके से निर्माण ना होना और उसकी समय समय पर सफाई ना होना है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इन 15 वर्षों में कई जनप्रतिनिधि आए और चले गए, सभी के पास शिकायत की गई, लेकिन किसी ने इस मामले को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई। यहाँ सालों भर गंदे पानी का जल जमाव रहता है। ऊपर से अगर बारिश हो गई तो 10 मिनट के अंदर पूरा मोहल्ला झील में तब्दील हो जाता है। बच्चे और महिलाएं इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, जिसमें सांप, बिच्छू जैसे लेकर गंदे पदार्थ तैरते रहते हैं। शाम में अंधेरा होने के बाद यह रास्ता
जान जोखिम में डालने वाला रास्ता बन जाता है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो केवल मूक दर्शक बन तमाशा देखना पसंद करते हैं। नहीं होता है, जल जमाव लगा हुआ है। ये हमेशा, ये सालों भर का रूटीन है। ये डेली बनारस बैंक चौक से हम लोग नाला रोड होके आते हैं मोहल्ले में अपने घर की तरफ, और डेली पानी हिल के ही आना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बरसात हुई तो पानी लगा, बरसात हो न हो उससे कोई फर्क नहीं है। और बरसात तो 15 मिनट की अगर बारिश हो जाए तो 15 मिनट में घुटने भर पानी लग जाता है, घर घर में पानी घुस जाता है, और मतलब सालों भर का ये परेशानी है। कैसे जीवन यापन हो पाता है, ऑफिस वगैरह कैसे जाता है? इसी नर्क जिंदगी में जीते हैं, क्या करेंगे। कई बार ऊपर कहा गया, कई बार लोगों को कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? बच्चे स्कूल पैंट मोड़ के पानी हिल के जाते हैं। कितने दिन से समस्या है? ये समस्या विगत कई वर्षों से है, लेकिन इधर समस्या थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। निगम में नए मेयर हैं, नई उप मेयर हैं, फिर भी तो समस्या का निदान नहीं। मेयर साहिबा से तो समय मांगा गया, लेकिन अभी तक समय नहीं मिला है। डिप्टी मेयर साहिबा से समय मांगा गया है, तो शनिवार का समय दी है। शनिवार सेकेंड हाफ में वो आएंगे, देखिए आने के बाद क्या होता है। समस्या तो बहुत ज़्यादा होता है। समस्या का कहने का मतलब है कि पानी का सबसे बड़ा पानी का निकासी यहाँ पे नहीं है, और आज से नहीं करीबन 10-15 साल से जो है सो पानी की निकासी का समस्या सब दिन से रहा है। और एक ठो पानी का निकासी यहाँ पे कॉर्नल पे जो है, कॉर्नल पर इसके बारे में कितना लोग आए और आकर के जो है कितना मीटिंग हुआ, लेकिन आज तक की समस्या का निदान नहीं हुआ है। ये जब भी इस पर बात चलता है, होता है, थोड़ा होता है, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रोड के लिए है, रोड के लिए जो है सो बराबर से वही बात पानी है। जो काला पानी लगा हुआ है कितना दिन? काला पानी आज से सब दिन से, जब से देखते आ रहे हैं। पानी की वजह से बीमारी भी बढ़ जाता है। बीमारी बढ़ जाता है, चलना आदमी को दुश्वार हो जाता है। डेंगू का समय अभी चल रहा है, लेकिन अभी फिर भी कोई ध्यान अरे नहीं। पूरा कुंभी जो है दहा दहा करके पूरे रास्ते में आ जाता है। इधर बगल में जो है सो जमीन खाली है, जमीन खाली, पूरा पानी भर जाता है, भर करके रोड पर आ जाता है। अब पूरा इतना मोटा मोटा सांप जो है सो पूरा रास्ता पर निकलता है, लेडीज से लेकर के जेंट्स तक मजबूरन जो है सो निकलना ही पड़ता है। उसको क्या करे। हाँ, नर्क से बदतर जिंदगी है। नर्क इसको क्या कहा जाए। नर्क तो से कंप्लेन नहीं किया। पार्षद ही है, पार्षद तो वो अपना फॉर्मेलिटी है, अपना फॉर्मेलिटी निभाए हो गया बात। कोई भी पास्टर आया है तो वही बात है। समस्या तो यही है भाई कि जो पूरा नाला है, रोड है, पता ही नहीं चलता कि नाला है कि रोड है। आप एक बार थोड़ा सा अगर बारिश हो जाए 10 मिनट तो घुटना भर पानी आ जाता है। सारा फोटो हम आपको वीडियो शेयर कर सकते हैं। यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, उनको बोलने से कोई उनको सुनवाई है ही नहीं। वोट दिए थे बात? हाँ जरूर दिए थे। हमारे नहीं काम ही नहीं करवा पा रहे हैं, उनसे पानी कुछ जब नहीं लग हुआ। जाता है तो कैसे जीवन यापन कैसे चलता है? वही हेल के जाना पड़ता है। यहाँ से गरीब स्थान भी अगर किसी को जाना पड़ता है तो हेल हाल के जाना पड़ता है। घर से नहा के निकलिए, फिर आइए छोटी गंगा में नहाइए, तब जाके बाबा को जल चढ़ाइए। कितना दिन? ये पिछले 15 साल से है। पार्षद बदले लेकिन समस्या नहीं बदली। नहीं, कोई समस्या नहीं बदला, समस्या वही है। पूरे भारतवर्ष में आज 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार विश्वविद्यालय में शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 21 शिक्षकों को वाइस चांसलर डॉक्टर दिनेश चंद्र राय ने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर दिनेश चंद्र राय ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे 21 शिक्षक ऐसे चयनित हुए हैं जिन्होंने देश के विभिन्न जगहों में जाकर अपने शोध किए हैं, और आश्चर्य की बात तो यह है कि इन शिक्षकों के बारे में मुझे पहले से जानकारी नहीं थी। जैसे ही हमें जानकारी हुई, हमने सभी शिक्षकों को बुलाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पास ऐसे शिक्षकों का पैनल है। वाइस चांसलर डॉक्टर दिनेश चंद्र राय ने कहा कि आज मैं यह पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि जल्द ही बिहार विश्वविद्यालय बिहार का नंबर 1 विश्वविद्यालय बनेगा और चमकता हुआ विश्वविद्यालय बनेगा। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे 21 शिक्षक ऐसे चयनित हुए थे जो जिन्होंने
शोध के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट काम किया था और दुनिया के प्रतिष्ठित जर्नलों में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात थी और हमारे सम्मान की बात थी। ये बातें हम लोगों को के संज्ञान में नहीं थी कि हमारे पास इतने माने हाई क्वालिटी के फैकल्टी मेंबर हैं। तो आज मैं बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ और मैं शिक्षक दिवस पर बड़ी दृढ़ता और संकल्प शक्ति के साथ ये कह सकता हूँ कि जल्दी ही यह विश्वविद्यालय बिहार का नंबर 1 विश्वविद्यालय बनेगा और चमकता हुआ विश्वविद्यालय होगा। को इनरविल, लिच्छवी और जागृति ने संयुक्त रूप से टीचरों को सम्मानित किया जो समाज को बेहतर से बेहतर बनाने के प्रयास में रहते हैं और अपना बहुमूल्य समय उन बच्चों को बनाने में लगे रहते हैं। अर्चना कुमारी हरिहर नारायण स्कूल, संजय कुमार बागेश्वर स्कूल, किलकारी स्कूल, पूनम कुमारी एवं राजीव और रीता सहाय को सम्मानित किया गया। मौके पर लिच्छवी के अध्यक्ष लवली साहू, जागृति के अध्यक्ष स्मृति वाला सिन्हा, मृदुल रानी, डॉक्टर मीरा चौधरी, मीरा श्रीवास्तव, DR ईला सिंह, खुशबू ओझा, हेमा ठाकुर और ममता मौजूद रहीं। आज इनरविल, लिच्छवी और जागृति की ओर से जो समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना समय और अपनी मेहनत को देते हैं, आज उनको इनरविल, लिच्छवी और जागृति ने सम्मानित करने का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। इन लोगों के द्वारा ही समाज एक ऊंचे स्थान पर जा रहा है। समाज के हर बुराई को हटाने में इनकी मेहनत काम आती है। आज हमारी सारी जितनी भी प्रेसिडेंट, हमारी मेंबर, सब लोग इनके एहसानमंद हैं जो समाज को ऊपर उठाने के लिए ये काम करती हैं। इस कार्यक्रम में सबसे बड़ा सहयोग हमारी खुशबू ओझा जो इस संचालक हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करी हैं। इसके लिए उनको तहे दिल की शुक्रिया। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर गोपी किशन ने शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में प्रेस को संबोधित करते हुए डॉक्टर गोपी किशन ने कहा कि आज शिक्षक दिवस है, इसलिए सबसे पहले मैं सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही मैं उन सभी मतदाताओं का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता बनने के लिए अपना फॉर्म जमा किया है। उन्होंने कहा कि मतदाता बनने के लिए फॉर्म जमा करने के बाद उन्होंने अपना पहला चरण तो पार कर लिया, अब दूसरे चरण के तहत उन्हें वोट देकर यह दिखाना है कि जब ग्रेजुएट वोट देते हैं तो वह 100% भी वोटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट मतदाता सजगता के साथ मतदान करता है, मुद्दों पर मतदान करता है। ग्रेजुएट मतदाता दशा और दिशा दोनों तय करते हैं। आने वाले समय में सदन में उनकी बातों को कौन रखेगा और उनके किन मुद्दों को उठाएगा, मैं उन सभी मतदाताओं का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मतदाता बनने के लिए अपना फॉर्म जमा किया है। साथ ही उनसे गुजारिश करता हूं कि अपना एक एक कीमती वोट देकर मुझे विजयी बनाए। मैं उनके सारे उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। आने के लिए मैं आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे है और मैं अपने तमाम तिरहुत क्षेत्र के सभी गुरुजनों का, शिक्षक शिक्षिकाओं का, साथियों का मैं सबको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे। और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने तिरहुत क्षेत्र के सभी ग्रेजुएट भाई बंधुओं का, गुरुजनों का, जिन्होंने वोट बनाने के लिए अपना फॉर्म जमा किया है। मैं आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आप लोगों ने अपने अधिकार पाने का पहला चरण पार किया है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि दूसरा चरण अर्थात मतदान देने का जो चरण है उसमें आप लोग मजबूती से मतदान करेंगे और इस बार तिरहुत ये दिखाएगा कि हम लोग जब मतदान करते हैं तो 100% भी हम लोग मतदान कर सकते हैं और ग्रेजुएट जब मतदान करता है तो सजगता से मतदान करता है, मुद्दों पे मतदान करता है। 4 साल का पढ़ाई, 3 साल की पढ़ाई 5 साल में हो रही है, उन सब को ध्यान में रख के मतदान करता है। उनके
उनको बेरोजगारी से संबंधित, उनके बातों से संबंधित कभी आज तक कोई काम नहीं किया गया, उसको रख के ध्यान में करता है। तिरहुत का ग्रेजुएट सजग है, तिरहुत के ग्रेजुएट में सलाहियत है, उनमें ये मैं आपको कहूँ दे हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि वो तय कर सकते हैं दशा और दिशा की आने वाले समय में सदन में हमारी बात कौन रखेगा और हमारे किन मुद्दों को उठाएगा। तो तिरहुत की जनता को मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है, एवं मैं फिर से आग्रह करता हूं कि वोट देने के लिए भारी मात्रा में जाएंगे और मैं अपील करता हूं कि मुझे आप लोग अपना विश्वास दें ताकि मैं आपकी बात सदन में रख सकूं। डिग्री धन्यवाद। पर सवाल उठाए हैं, 3 साल की डिग्री 5 साल में, क्या लगता है ये सुधर पाएगा? कि बहुत देखिए, नीति निर्धारण सदन से होता है, मैं तो इतना ही जानता हूँ। सदन में ही नीति निर्धारण होता है। अगर कोई चीज़ को नहीं चेक किया जाता है तो वो अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा ही, अगर ऊपर से मॉनिटरिंग सही से ना हो। तो अगर देर हो रहा है तो इस पर किसी की मॉनिटरिंग नहीं रही है, ये सामान्य सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और एक बार लोग चाहें तो इसको ठीक किया जा सकता है, इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या गोपी किशन को मौका मिलेगा तो क्या सुधार पाएंगे गोपी किशन? मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि एक्चुअली आज तक कभी ग्रेजुएट्स के लिए, ग्रेजुएट एमएलसी जो भी रहे उनके तरफ से ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही बेयर मिनिमम काम किया गया, नगण्य नहीं कहा जा सकता है। नीति निर्धारण के पे अगर बात करें तो नीति निर्धारण पे तो कुछ भी नहीं हुआ आज तक। पितृपक्ष के महीने में पितरों की आत्मा की शांति एवं मानव कल्याण के लिए आगामी 19 सितंबर से 25 सितंबर तक मुजफ्फरपुर के जवाहरलाल रोड स्थित शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन के सभागार में श्री हरि कृपा सेवा एवं सत्संग समिति ट्रस्ट के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो संध्या 5:30 बजे से 7:30 बजे तक चलेगा, जिसमें कथावाचक संत आचार्य श्री 108 आचार्य स्वामी दिग्विजय नारायण जी महाराज के द्वारा कथावाचन होगा। ये बातें गुरुवार को रजिस्ट्री ऑफिस स्थित कार्यालय में दिग्विजय नारायण सिंह के द्वारा पत्रकारों को बताया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पितृपक्ष के महीने में भागवत कथा का आयोजन मुजफ्फरपुर में हो रहा है, जिसमें आप सभी बढ़ चढ़ कर भाग लें और परिवार के साथ आए। अपने पितरों के आत्मा की शांति और अपना कल्याण हेतु भागवत कथा का श्रवण करें। मानव के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला भागवत है। मौके पर समाज सेवी मोहन प्रसाद सिन्हा, रणवीर अभिमन्यु मौजूद रहे। तारीख से पितृपक्ष के अवसर पर श्री हरि कृपा सेवा एवं सत्संग समिति ट्रस्ट और नवजीवन समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा जो भक्ति प्रदायिनी, ज्ञान प्रदायिनी है, उसे श्रवण कराया जाएगा। कलिकाल के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण संजीवनी है। अगर हम भागवत महापुराण का आश्रय लेते हैं तो जीवन में सब प्रकार के जो दैहिक, दैविक और भौतिक ताप है उससे मुक्ति मिलता है। इसलिए हम सब पितृपक्ष में खास करके पितरों की प्रसन्नता के लिए हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेकर 7 दिनों तक कथामृत का पान करेंगे। 19 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक संध्या 6 बजे से 8 बजे तक संगीतमयी भागवत कथा श्रवण कराया जाएगा। कहाँ पे होगा? नवजुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।